नंबर 12 से चलना है, तो लगभग टारगेट रखेंगे कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तक हम पहुंच जाए, क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास ये फंक्शन है, 2 वेरिएबल का फंक्शन है, एंड x के ऊपर कंडीशन दे दी गई है। देन द सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट एफ एक्स वाई कंसिस्ट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, सैडल पॉइंट वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि वही सिंपल प्रोसीजर आपको यूज़ करना है कि आपको सैडल पॉइंट बस किसी तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। नो सर। अब दिखाई दे रही है, बताओ। यस सर। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस हमें यही चेक करना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा है, वेदर इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। 1 सेकेंड वेट करेंगे। ओके, सो तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम? हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे, एंड देन ही उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला। एक्स के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये -4 cos x है, एंड अगर आप y के रिस्पेक्ट में निकालते हो इसको तो ये आएगा आपका 2y। y के रिस्पेक्ट में अगर आप निकालोगे तो ये आएगा आपके पास 2y। ठीक है, ये x वाला कॉम्पोनेंट तो जीरो हो जाएगा। देन आप इसे इक्वेट करोगे जीरो से, तो यहाँ से पता आपको चला कि एफ वाई जीरो होने के लिए y इज इक्वल टू जीरो होना नेसेसरी है। अब cos x इज इक्वल टू जीरो अगर आप पुट करोगे तो आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपके पास कब कब ये जीरो होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर, एंड n को आप इंटीजर से ले सकते हो। बट गिवन ये है कि आपको 0 से 2 पाई के बीच में ही चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी? बोलो क्या वैल्यू आएगी x की, अगर ये 0 से 2 पाई लिखा है हमारे पास? π/2 and 3π/2। सो यही दो वैल्यूज आएंगी। तो दैट मीन्स आपके पास क्रिटिकल पॉइंट ही कितने आ गए, π/2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एंड एक क्रिटिकल पॉइंट 3π/2 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए तो इसके अलावा और कुछ पूछ ही नहीं रहा है वो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पर जानना चाह रहा है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, लोकल है ना। तो हमने इसका डबल डेरिवेटिव निकाला, इसको हम आर सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसका डबल डेरिवेटिव आएगा 4 sin x। एफ एक्स वाई आपने निकाला, इसे हम एस सिंबल से डिनोट करते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो एक्स वाले को, तो जीरो आ रहा है ये। अब आपने एफ वाई वाई निकाला, तो सिंपली ये आपके पास आ गया 2। देन आपको ये जो है एक एक करके दो हिस्सों पर इवेलुएट करना होगा, है ना। तो एक तो आपको किस पर करना होगा, π/2 0 पर, एक आपको करना होगा 3π/2 0 पर। तो आपने देखा आपके पास r की वैल्यू यहाँ पर क्योंकि π/2 है तो 4 आ जाएगी, t की वैल्यू पहले s के लिख देते हैं, s की वैल्यू 0 एंड t की वैल्यू 2। यहाँ पर -4 आएगा, बाकी आपका सब कुछ सेम है। देन आपने RT माइनस एस स्क्वायर इस केस में चेक किया, तो RT माइनस एस स्क्वायर आ रहा है 8। यहाँ पर आपने चेक किया तो ये आ रहा है -8। तो लेस देन 0 आने पर क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट? बोलो। पॉइंट। सैडल पॉइंट वो होता है, और ग्रेटर देन 0 आने पर आप R का सिंबल चेक करते हो कि R ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ये वाला कौन सा पॉइंट है, मिनिमा।
तो ये मिनिमा का पॉइंट है, लोकल वर्ड में इसके सामने लिख लेता हूं। अब हम कहां पर हैं इस समय, तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें लोकल मैक्सिमम जैसे ही बोल दिया वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। यहां पर भी बोला हुआ है, यहां पर भी बोला हुआ है, तो दैट मीन्स आंसर जो आपका राइट है वो डायरेक्टली डी पार्ट है। तो ए बी सी डायरेक्टली इनकरेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उन सब में लोकल मैक्सिमम बोला गया है। 13th पर अब हम काम करेंगे। तो 13th क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि f एक r से r पर फंक्शन है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और अगर आपके पास g ऑफ u कॉमा v जो है f ऑफ u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर आपसे बोला जा रहा है कि इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट? सेम टू सेम प्रोसीजर है, आपको इसमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा आप समझ के चलो थोड़ी देर कि भले ही आपका g जो है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, बट फाइनली जब आप इसके ऊपर देख रहे हो इस फंक्शन, मतलब जो इसकी वैल्यू है अगर आप उसको देख रहे हो तो वो किसी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है s, एंड व्हाट इज s? वेयर s इज u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो मतलब देखने में तो ऐसा है कि ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, बट ये कंप्लीटली क्या है, एक दूसरे फंक्शन पर बेस्ड है। मतलब ये s जो है ये u और v का फंक्शन है। तो ऐसा करके आपको दिया हुआ है ना। एंड देन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u प्लस डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसमें सिंपली कैलकुलेट आपको करना है, बट जब आप जैसे आप u के रिस्पेक्ट में निकालोगे इसको, तो आपको क्या करना है, f तो u का फंक्शन है ही नहीं, f तो s का फंक्शन है, तो आपका काम क्या होगा, f को s के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। देन आपको s को अब आप u के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो अब u के रिस्पेक्ट में ये हो गया। अगर अब इसमें देखो ये ध्यान आपको देना है कि ऐसा नहीं, जैसे कि हमने एक जगह चेन रूल और लिखा था, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको वो समझाना चाह रहा था। तो जो चेन रूल था, चेन रूल में यहीं पर लिखा था हमने, नहीं एक और जगह हमने लिखा था अच्छे से शायद, कौन से क्वेश्चन में था वो चेन रूल, शायद यही था कि पता नहीं कौन सा था, शायद यही होगा। तो जो चेन रूल है इससे जस्ट पहले होना चाहिए शायद, यहां पर लिखा है ये रहा। तो जैसे इस चेन रूल में और वो जो चेन रूल है उसमें डिफरेंस क्या है, तो हमने ये जो चेन रूल लिखा था ये उस केस के लिए लिखा था जहां पर आपका फंक्शन दो वेरिएबल का, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। बट यहां पर जब आप काम कर रहे हो तो आप एक ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो जो कि सिंगल वेरिएबल है s में, तो इसीलिए यहां पर दूसरी चीज एडिशन में नहीं आ रही है ना। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से करना पड़ेगा। अगर s कॉमा टी ये लिखता, मान लो यहां पर s कॉमा टी होता, तो मुझे यहां पर f ऑफ t डॉट टी यू करना पड़ता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा ही क्यों किया गया। तो देन इतना ये आपके पास था तो हमने ऐसा कर दिया। देन अगेन आप दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो अब आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दो चीजों में। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा एफ एस एस। अब s का दोबारा से u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो एस यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस यू एक यहां पर पहले से था और एक और बार आपको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि एफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s इज अगेन अ फंक्शन ऑफ s प्लस। देन आप इसमें क्या करोगे, आपने fs का तो डेरिवेटिव कर दिया, अब s का आपको u के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि s में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है u एंड v, तो डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव तो आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, जी यू यू आ गया, यही आपको चाहिए यहां पर। अब आप देखोगे सिमेट्री चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी चीज में, तो जी वी वी जो है आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एफ एस आएगा और बस u की जगह v आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या है ये चीजें। तो यहां पर हम फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। ये तो हमें चाहिए था, हमने देखा कि एस यू यू दो बार इसको डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली तो कितना आएगा, एस को यू के रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 2। यहां से तो 2 आ गया, यहां से माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है,
अब हमने ये देखा कि एक बार भी ज़रूरत पड़ रही है, तो एस यू अगर आप देखोगे तो एक बार ही करोगे तो 2u आएगा, ये माइनस का 2v आ जाएगा। अब f का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस एस जो है उसको कैलकुलेट तो आप कर ही नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास वो वैल्यू नहीं है। तो दैट मीन्स बिना इसके ही हमें फाइनली यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करनी है। तो आपके पास जी यू यू प्लस जी वी वी जो है वो कितना आएगा, तो आपके पास वो आएगा एफ एस एस। अब ये एस यू का होल स्क्वायर जो है यहाँ पर कितना बन जाएगा, 4u स्क्वायर प्लस एफ एस। ये एस यू यू करोगे तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस अब यहाँ पर 4v स्क्वायर आएगा ना, एफ एस एस 4v स्क्वायर। अब ये क्योंकि -2v लिखा है तो ये यहाँ पर से ऐसा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, क्या करा मैंने, हाँ ठीक है, ये वाला -2 रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस में 2 एफ एस ही आ जाएगा। तो फाइनली आप देखोगे कि ये जो पोर्शन है ये इससे कैंसिल हो रहा है, एफ एस एस आप कॉमन ले सकते हो, आपके पास आ रहा है 4u स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर। नाउ ये जो एफ एस एस आपका है ये क्या है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस है। अब क्योंकि f सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है इसलिए इस चीज को हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे कि डबल डेरिवेटिव है ये, है ना। जैसे हम fx का डबल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, f डबल डैश x, वो हम कब लिख पाते हैं, जब वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो। अब ये भी सिंगल वेरिएबल का है, f तो ऐसी का फंक्शन है, इसलिए हम उसको डबल डेरिवेटिव लिख रहे हैं और फाइनली आपके पास इतना ये आ जाएगा। सो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, s की वैल्यू आप ये एफ एस एस, एफ डबल डैश का मतलब है ये इसके अंदर इनपुट में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये फंक्शन s का फंक्शन है, ऐसा है, ये दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में है ये। तो कौन सा आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट आ रहा है ना। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। बोलो कोई डाउट है इसमें? सर ठीक है, 14th पर चलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है 14th में कि एफ एक्स वाई आपका ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है और नॉन जीरो के लिए डिफाइन किया गया है। देन आपसे बोला जा रहा है कि डेल एफ ओवर डेल एक्स एंड एफ आर बाउंडेड। तो मतलब बाउंडेड की बात अगर कर रहा है और आपको डोमेन उसने नहीं दी है, तो डोमेन नहीं दी है इसका मतलब जो ओरिजिनल डोमेन थी क्वेश्चन की उसी पे ऊपर वो बात कर रहा है कि वेदर इट इज बाउंडेड और नॉट। तो ये बात कर रहा है आर स्क्वायर माइनस 0,0 के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले बोला गया है एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एफ आर बाउंडेड। तो एक बार हम कैलकुलेट इसको कर लेंगे कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा कितना, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है और डिफरेंशियबिलिटी भी थोड़ी सी देखनी पड़ सकती है, बट ठीक है चलो पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे नॉन जीरो के टाइम पर ये डिफरेंशिएबल होगा, सबसे पहले ये बताओ अगर मैं इस डोमेन के ऊपर देखूं तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि इट इज डिफरेंशिएबल? बोलो यस और नो, डिफरेंशिएबल कह सकता हूं? तो कह सकते हैं तो यस सर। क्या रूल बताओगे आप, किसके बेसिस पर कहोगे डिफरेंशिएबल? सर एक्स वाई प्रोडक्ट में तो हम निकालेंगे तो वो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। ना 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 वैसे नहीं, बिना मतलब कुछ लगाना थोड़ी है आपको, अप्लाई नहीं करना है। तो आप क्या बोलोगे कि सिंस एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल, आर पॉलिनोमियल लिखना चाहिए, आर पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है एंड नहीं पहले लिखना चाहिए कि दस डिफरेंशिएबल। तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल, ये दोनों के दोनों हैं। अब डिनोमिनेटर जहां पर नॉन जीरो होगा उस डोमेन के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो ही है, तो एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन से आप ये बात कह सकते हो कि ये जो डिवीजन है ये भी क्या है, डिफरेंशिएबल है यूजिंग एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। तो मतलब डिफरेंशिएबिलिटी आपके हाथ में है इस डोमेन के ऊपर।
अब क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी हाथ में है आपके, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकता हूं यूजिंग द ओरिजिनल रूल। ओरिजिनल रूल का मतलब है जो आप बेसिकली डिफरेंशिएट करते वक्त करते हो कि आप y को कांस्टेंट मान लो, तो हम y को कांस्टेंट मानेंगे, हालांकि यहाँ पर डिवाइड रूल लगेगा बट y इसमें कांस्टेंट होगा। तो जब आप डिवाइड रूल लगाओगे तो ये इतना आएगा, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो जब आप एक्स स्क्वायर वाई का करोगे तो वो 2xy आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 2x क्यूब वाई प्लस 2xy क्यूब माइनस 2x क्यूब वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड देन ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो दैट मीन्स आपके पास बच रहा है 2xy होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो हर जगह इसी पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पूछा हुआ है, तो हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में, किसी और पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। अब आपका फंक्शन ये था, अब आपको बस ये बताना है कि वो बाउंडेड है या नहीं है। तो बताओ कैसे कहोगे आप कि ये बाउंडेड है या नहीं है, कुछ भी, ये वाला एंड ये वाला, दोनों के बारे में। पोलर फॉर्म यूज करके। पोलर फॉर्म यूज करके कैसे बोलोगे? मतलब x को r cos थीटा एंड y को r sin थीटा लेके उसके बाद इफ r टेंड्स टू 0 करेंगे, देन इफ r मतलब क्या बोलो, इसे तो आप बोल सकते हो, मतलब आर को भेजने की जरूरत क्यों है आपको, आपको लिमिट थोड़ी फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। आपने जैसे पोलर फॉर्म में इसको चेंज किया, तो पोलर फॉर्म में आपने चेंज किया तो आपके पास आ जाएगा 2r4 cos थीटा साइन क्यूब थीटा, एंड डिनोमिनेटर में आएगा r4 डायरेक्टली, r ये कितना है, ये r स्क्वायर लिखा हुआ है, ये होल स्क्वायर करोगे तो r4 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये कंप्लीटली यही लिखा हुआ है जो थीटा पर बेस्ड है, और ये बाउंडेड है ना। तो मतलब क्या है, बिकॉज वी नो दैट ऑन आर स्क्वायर वी कैन राइट एवरी पॉइंट। सपोज कोई भी पॉइंट आपके पास है तो वो किसी ना किसी सर्कल में तो लाई कर ही रहा होगा, कोई सा भी पॉइंट है चाहे किसी ना किसी सर्कल में लाई कर रहा होगा, तो हर एक पॉइंट आर स्क्वायर में आप आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा की टर्म्स में लिख सकते हो। तो दैट मीन्स आपने यहां पर ये देखा कि हर एक पॉइंट के लिए ये सिर्फ कॉस थीटा और साइन थीटा पर बेस्ड है। तो जब मैं इसका मैग्नीट्यूड यहां से लूंगा तो ये मैग्नीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लेस देन 2 है, तो इतना मुझे पता चल पा रहा है। तो दैट मीन्स ये तो बाउंडेड है। अब नीचे वाले को कैसे बाउंडेड बोलोगे, तो इसमें भी एक बार रख के देख लो। तो इसमें रखोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आपको दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में तो आर क्यूब आ रहा है, बट डिनोमिनेटर में जो है वो आ रहा है आर स्क्वायर ही आ रहा है सिर्फ। तो दैट मीन्स ये आर कॉस थीटा साइन थीटा आ रहा है। अब क्या मैं करूं सच दैट मैं ये बोल पाऊं कि ये अनबाउंडेड है, बोलो जरा क्या करना चाहिए। r टेंड्स टू इंफिनिटी करने से, लेकिन थीटा फिर 0 हो गया, तब मान लो यहां से π/2 ले लिया थीटा, तब क्या करोगे, तो मैं ऐसे कहूंगा कि टेक दिस डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर ले लेता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ली थीटा इज इक्वल टू π/6 की डायरेक्शन। तो थीटा इज इक्वल टू π/6 की डायरेक्शन का मीनिंग है कि मैं यहां से इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा हूं। तो मेरे जो पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स को पिक मैं कर रहा हूं वो इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं। π/6 मान लो इस थीटा को 30 डिग्री, वो मान लो इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं सारे के सारे। अगर वो सिर्फ इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन के जब मैंने एक्स और वाई रखे तो मुझे दिखाई दिया कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अगर मैंने ये डायरेक्शन ली तो मेरा एफ एक्स वाई पूरा का पूरा आर पर बेस्ड हो गया कि जितना बड़ा रेडियस उतनी बड़ी वैल्यू। तो यहां से आ जाएगा √3/4, है ना। तो जितना बड़ा रेडियस उतनी बड़ी वैल्यू। तो आप ये कहोगे कि विच गोज टूवर्ड्स इन्फिनिटी, इफ आर गोज टूवर्ड्स इन्फिनिटी।
दैट मीन्स अगर आप अपने इनपुट्स को इस लाइन के ऊपर से लेते हो अलोंग दिस डायरेक्शन, तो आपका फंक्शन क्लियरली आपको पता चल रहा है कि इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि f आपका एक अनबाउंडेड फंक्शन है, वेयर एज डेल एफ बाय डेल एक्स आपको दिखाई दे रहा है कि बाउंडेड है। तो इसमें कोई डाउट है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है बट क्वेश्चन में अल्फा दे दिया गया है कि हर एक अल्फा के लिए आप बताओ चेक कर करके कि जैसे अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कंटिन्यूस है या नहीं है, यही सब चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएबिलिटी का आर्ग्यूमेंट हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे। मतलब पहले चलो कंटिन्यूटी भी देख सकते हैं, ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ यही कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप। एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो इतना ज़्यादा आपके पास नहीं होगा कि हम यही करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लिमिट इसकी कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। सो मैं कंटिन्यूटी यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। कंटिन्यूटी में आपके पास क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स वाई लिखा हुआ है ये, एंड देन आपसे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एफ एट दीज पॉइंट्स एट 0 0 सॉरी। सो मैंने कैलकुलेट की इसकी साइमल्टेनियस लिमिट एट 0 0। तो अगर आप इसकी साइमल्टेनियस लिमिट चेक करोगे तो आपके पास क्या आएगा, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप इसे पोलर में एक बार कन्वर्ट करके देख लो। तो जब आप पोलर में कन्वर्ट करोगे तो न्यूमरेटर से तो ये आएगा, बट डिनोमिनेटर से r टू द 2 अल्फा आएगा, है ना। तो हर एक केस के लिए देख लेते हैं अलग अलग, क्योंकि फिर ज़्यादा दिमाग लगाना अदरवाइज पड़ जाएगा। सो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब बताओ अल्फा के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए सच दैट ये लिमिट 0 आए। बोलो अल्फा के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए सच दैट ये लिमिट 0 आ जाए। लेस देन 1। लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 रहेगा तब जाकर आपको पता है कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने से क्या होगा, आर की पार जो ये लिखा हुआ है हमने, ये जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, और ये क्योंकि 0 की तरफ जा रहा है और ये वाली क्वांटिटी तो बाउंडेड है, सो ये यूनिफॉर्मली 0 पर चले जाएगी। तो लेस देन 1 के लिए तो गारंटेड है कि 0 इसने आना है। तो अब दैट मीन्स कि लेस देन 1 वाले जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं, फॉर एग्जाम्पल 3/4, 1/4, 1/2, इन सब पर फंक्शन तो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हमें यहां से डायरेक्टली पता चल गया कि f इज कंटिन्यूस ऑन 1/2, 1/4, 3/4, ठीक है। तो इन सब पर फंक्शन तो कंटिन्यूस है। अब 1 पर नहीं है कंटिन्यूस, क्योंकि 1 अगर आपने रखा तो टोटली थीटा पर आ जाएगा, तो मतलब और हमें सोचने की जरूरत है भी नहीं, तो सिर्फ 1 के लिए हमने अलग से चेक कर लिया। तो 1 पर रखा तो हमें यहाँ पर दिखाई दिया कि ये तो आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। तो मतलब लिमिट यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा नहीं लिखूंगा मैं ऐसा लिखूंगा कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जब थीटा पर डिपेंडेंसी आ जाती है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ए पार्ट तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। अब करेक्ट जो होने वाली बात है वो बी सी डी में से ही कुछ है। तो हमारा काम ये होगा कि हम फाइंड आउट करें डिफरेंशिएबिलिटी को, कि किसके ऊपर डिफरेंशिएबल है, किसके ऊपर नहीं है। सो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट 0 0 फाइंड आउट किया। तो अगर मैं ये फाइंड आउट करता हूं तो क्या होगा, मेरे पास लिमिट h गोज टू 0। अब मतलब इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अल्फा जो है अलग अलग दिए हुए हैं, तो पहले फिलहाल जनरल अल्फा के लिए लिखो इसे, एंड देन लेटर ऑन उसमें कन्वर्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आएगा f ऑफ 0, नहीं दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो, क्योंकि इधर 0 हो गया है कोऑर्डिनेट ना, तो ये डायरेक्टली 0 आ जाएगा।
तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से 0 देगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो एक्स वाई जो न्यूमरेटर में वो 0 है, तो ये तो 0 ही आएंगे। सिमिलरली एफ वाई अगर आप कैलकुलेट करोगे एट 0 0 पार्शियल डेरिवेटिव, ये तो a है, ये b है, तो b भी आपका 0 ही आ जाएगा। तो a एंड b बोथ 0 आ गए। df आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना था, एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 0 0 इज इक्वल टू, तो हमने लिखा ए एच प्लस बी एच, पहले लिख लेते हैं चलो। तो वैसे मैं लिख नहीं रहा हूं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो दैट मीन्स कि आपके पास कितना आ जाएगा, एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये 1/2 नहीं है, अल्फा ही लिखना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, इतना आ रहा है। अब आपने अप्लाई किए पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स को अप्लाई करता हूं तो मेरे पास यहां पर r टू द पावर 2 माइनस 2 अल्फा आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा आएगा, राइट साइड में r कॉस फाई, सॉरी कॉस थीटा फाई, और प्लस r साइन फाई, सॉरी इतना ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं r से बोथ साइड डिवाइड कर देता हूं, तो r से अगर मैं बोथ साइड डिवाइड करूंगा तो यहां पर आ जाएगा r 2 माइनस, तो एक पावर इसके हट जाएगी मतलब, तो यहां पर 1 माइनस 2 अल्फा रह जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और यहां पर कॉस थीटा फाई बचेगा और साइन थीटा साई बचेगा। अब आप बताओ कि राइट साइड वाले ने तो 0 जाना ही जाना है, क्योंकि बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स फाई एंड साई these will approach 0 when h and k simultaneously, when h and k are simultaneously approaching 0, तो ये h and psi will approach 0, तो राइट साइड की लिमिट तो 0 ही है। लेफ्ट साइड की लिमिट 0 कब आएगी ये बताओ आप। when alpha is less than 1/2। ठीक है, तो RHS तो 0 पर जा रहा है, बट LHS अप्रोचेस 0 ओनली इफ क्या हो रहा है, अल्फा लेस देन 1/2 है तब, तो 1/2 होने पर ही ये 0 की तरफ जाएगा। अब दैट मीन्स कि 1/2 पर देखो क्या होगा, 1/2 पर तो ये हट ही जाएगा, तो 1/2 पर तो राइट साइड 0 पर जा रही है बट लेफ्ट नहीं जा रही है, तो बी पार्ट इनकरेक्ट हो गया। 3/4 जो होता है 0.7 समथिंग होता है, तो डी पार्ट भी इनकरेक्ट हो गया। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर जो आया वो सिर्फ सी ऑप्शन आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बोल सकते थे कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका सॉल्व हो गया। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि लेट f such that r square to r be defined by fxy is equal to this and this is for x non zero। अगर 0 होगा, x non zero का मीनिंग है कि आपके पास y एक्सिस के ऊपर जो है पॉइंट नहीं है तब तक ये डिफाइंड है, और अगर y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा तो 0 उसकी वैल्यू दी गई है। देन एट द पॉइंट 0 0 f इज कंटिन्यूस, f इज डिफरेंशिएबल वगैरह वगैरह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो करते हैं इसको ट्राई एक बार। तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं और एक्सप्लिसिटली लिख सकते हैं, बट हम एक्सप्लिसिटली इसको तभी लिखेंगे जब हमें नीड होगी कि हमें क्या करना चाहिए। एक्सप्लिसिटली का मीनिंग है कि जो ये मॉड एक्स है, अगर एक्स आपका पॉजिटिव है
तब ये डायरेक्टली फंक्शन y के इक्वल है। यहीं पर वैसे कर सकते हैं, बट अभी रहने दोगे आप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है। तो 0 0 पर पूछ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कंटिन्यूस होगा? Yes, sir. ठीक है, तो चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए हमने यहाँ पर लिमिट r गोज टू 0 लिखा, सॉरी h कॉमा k गोज टू 0 लिखा, और FHK आपके पास आया। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा ताकि अलग अलग केसेस में हम अलग अलग वैल्यू ले सकें। तो मान लो आप y एक्सिस के अलॉन्ग नहीं आ रहे हो, y एक्सिस के अलावा आप कहीं से भी आ रहे हो, है ना। तो y एक्सिस के अलावा अगर मैं कहीं से भी आ रहा हूँ जहाँ पर मतलब x नॉन जीरो है वहाँ पर, तो उसके लिए इसकी वैल्यू जो होगी ऑन y एक्सिस, सॉरी ऑन y एक्सिस नहीं, हाँ ऑन y एक्सिस के लिए पहले लिख लेते हैं। तो ऑन y एक्सिस फंक्शन fh के आपका डायरेक्टली 0 है, तो अगर आप y एक्सिस के अलॉन्ग 0 0 पर अप्रोच करोगे तो फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली 0 है। फंक्शन ऑटोमेटिकली 0 है तो दैट मीन्स उसकी लिमिट भी 0 आएगी। अब एल्स की हम बात करेंगे कि y एक्सिस के अलावा अगर आप आ रहे हो, तो y एक्सिस के अलावा आओगे तब तो यही वैल्यू रहेगी फंक्शन की। एच के लिखना पड़ेगा यहाँ। अब आपने क्या देखा कि आपके पास यहां पर एच के बाई मॉड एच लिखा हुआ है और लिमिट एच कॉमा के गोज टू 0 0 लिखा हुआ है। तो मैंने ये देखा कि मैं अगर नेगेटिव साइड से आता हूं तो मुझे इसकी जगह फिर कुछ और रखना पड़ेगा। मतलब मैं इधर से अगर आता हूं जहां पर एच नेगेटिव है, थर्ड और सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यूज हैं, तो उससे बेटर क्या है कि मैं एक बार ही क्या कर लूँ, यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स अप्लाई कर दूँ, तो शायद उससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई ये हो जाएगा। बट इतना गारंटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैं रखूँगा पोलर कोऑर्डिनेट्स तो r बचेगा और कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बचेगा, ये होगा। अब हो क्या रहा है, ये वाली क्वांटिटी क्या आपकी बाउंडेड है, ये आप मुझे बताओ। जो ये मैंने लिखा है, मतलब इससे देखना थोड़ा आसान है। यहां पर अगर मैं समझाता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, या फिर इतना भी डिफिकल्ट वैसे नहीं है, कर सकते हैं डायरेक्टली। क्या ये क्वांटिटी बाउंडेड है, यस और नो? क्योंकि देखो आप एल्सवेयर हो तो डायरेक्टली ये 0 तो नहीं होगा, बट ये अप्रोच 0 की तरफ कर सकता है। यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा। बाउंडेड होगा, क्यों होगा बाउंडेड? mod of cos theta is less than equal to 1. नहीं, डिनोमिनेटर का क्या है, मतलब डिनोमिनेटर में सर less x than नॉन equal to जीरो 1? दिया, हाँ बोलो। सर x नॉन जीरो दिया है, तो अगर हम x की जगह r cos थीटा रखे तो वो भी तो नॉन जीरो हो जाएगा उधर से। हाँ नॉन जीरो तो हो जाएगा, बट इट कैन अप्रोच टूवर्ड्स 0, 0 की तरफ अप्रोच वो कर सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 0 की तरफ तो ये अप्रोच कर सकता है। 0 नहीं रख सकते हम डायरेक्टली, बट 0 की तरफ अप्रोच हम करवा सकते हैं। तब क्या करोगे आप? Sir, cos theta less than equal to mod cos theta. So cos theta by mod cos theta less than equal to 1 होगा। तो ये पूरा क्वांटिटी मतलब ब्रैकेट वाला sin थीटा से लेस आएगा, सो बाउंडेड है। ठीक है, तो मतलब ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टली कि जैसे बोला क्या जा रहा है कि कॉस थीटा जो होता है वो मॉड कॉस थीटा से छोटा है, एंड दैट मीन्स कि कॉस थीटा बाय मॉड कॉस थीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, है ना। और डिवाइड में कब करवा सकता हूं, इफ थीटा मतलब जो है 2n-1 π/2, या फिर ऐसा समझ लो आपकी कॉस थीटा नॉन जीरो तो मैं डिवाइड करा रहा हूं, ऐसा आप मान लो। तो यहां पर कॉस थीटा जो है वो नॉन जीरो है, कॉस थीटा नॉन जीरो है क्योंकि आपका एच जो है वो उसके ऊपर नहीं है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो कॉस थीटा नॉन जीरो तो मैं डिवाइड करा सकता हूं। इस तरीके से आप बाउंडेड बोल सकते हो। अदरवाइज आप क्या कहोगे कि अगर थीटा 0 की तरफ, सॉरी थीटा नहीं, कॉस थीटा अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है उस टाइम पर हो क्या रहा होगा, न्यूमरेटर से ये कैंसिल हो रहा होगा, क्योंकि कैंसिलेशन तो हम कर सकते हैं। तो या तो इसका आंसर कैंसिल करके +1 आएगा,
या फिर -1 आएगा। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी साइन थीटा से छोटी है, मतलब साइन थीटा भी 1 से छोटा होता है, तो ये क्वांटिटी बाउंडेड है, ये कहा जा रहा है। ठीक है कि 1 से ये बाउंडेड आएगी फॉर एवरी थीटा। सो अब दैट मीन्स कि डायरेक्टली इसका आंसर 0 आ गया। तो y एक्सिस के ऊपर भी काम हो गया और एल्स भी आपने कह दिया कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, हाँ। अब आपने क्या चेक करी इसकी वैल्यू, f ऑफ 0 0, तो f ऑफ 0 0 तो 0 ही है। सो दैट मीन्स कि कंटिन्यूस आ गया। सो thus f is continuous or at thus f is continuous at 0 0। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात आती है डिफरेंशियबिलिटी की, कि डिफरेंशियबल हम कैसे, तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ए पार्ट तो इनकरेक्ट हो जाएगा, अब ये जो है इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, तो हमने यहां पर चेक किया ए की वैल्यू, लिमिट h गोज टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय h। अब आप देखोगे ये क्या है, इसमें y 0 है, x तो 0 नहीं है आपका, तो मतलब ये वाला फंक्शन ही चलेगा आपका। तो यहां पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा h इंटू 0 बाई मॉड h। ठीक है, माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0। तो फाइनली ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब b को अगर आप देखोगे तो उस टाइम पर और आसान हो जाएगा। तो जब आप b को देखोगे उस टाइम पर आपके पास, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ही 0 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 है, तो दैट मीन्स ये डायरेक्टली 0 माइनस 0 अपन किया गया। तो बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, तो ये वाली बात जो है ये सही हो जाएगी, डी पार्ट, और ये बी पार्ट भी सही है। अब चेक करना है दैट मीन्स की डिफरेंशियबिलिटी को। तो बताओ क्या निकला है आप लोगों का, डिफरेंशियबल ये फंक्शन है? No, sir. नहीं है, तो एक बार चेक करके देखते हैं। तो h k f 0 0। ठीक है, तो दोनों के दोनों यहाँ पर फिलहाल हम क्या मान के चल रहे हैं, दो केसेस हमें बनाने पड़ेंगे इसमें, मतलब एक ऐसा केस जिसमें आपका h जो है वो उतना होना चाहिए नॉन ज़ीरो, तब ये काम चलेगा। तो इस यहाँ पर से बनाना स्टार्ट करते हैं, नहीं चलो यहीं से कर लेते हैं। सो हम लिखते हैं इफ़ h इज़ नॉन ज़ीरो, तब ये लिख रहा हूँ मैं, अगर h 0 हुआ तो उसके बाद का मैं यहाँ कहीं काम लिख दूंगा। ठीक है, अगर h नॉन ज़ीरो है उस टाइम पर ये आपके पास आ जाएगा h k बाई मॉड h माइनस 0। ठीक है, अब मैंने इसे लिख दिया 0 डॉट h, तो ये मेरा a डॉट h है। फिर मैंने लिखा 0 डॉट k, तो ये मेरा b डॉट k है, a डॉट h b डॉट k। ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ पर h ऑफ फाई प्लस k ऑफ साई। तो मुझे ऐसे फाई और साई ढूंढने हैं सच दैट मैं ऐसा इसको एक्सप्रेस कर पाऊं। तो क्या लिखना चाहिए मुझे, फाई बताओ? बोलो क्या फाई और साई होंगे, यहीं पर मैं वैल्यू रखूंगा। और दूसरे केस को भी देख लो, इफ अगर आपका h 0 हुआ तब अलग से फंक्शन की डेफिनेशन है, तो उसको हमें अलग से देखना पड़ेगा। तो उस केस में तो ये 0 आ जाएगा, एफ एच h अगर 0 तो यहाँ पर 0 ही लिखना बेटर रहेगा। ठीक है, तो तब तो ये डायरेक्टली 0 है, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया 0h 0 k h डॉट 0 k डॉट 0।
अब बोलो यहाँ पर क्या एच की फाई की जगह लिखूँ वगैरह वगैरह। सर अगर फाई 0 ले लें और साई एच अपॉन मॉड एच। फाई 0 ले लेते हैं और साई को क्या ले लूँ, एच अपॉन मॉड एच। तो ये 0 पर थोड़ी जा रहा है, तो ये है नहीं डिफरेंशिएबल। कौन कह रहा था डिफरेंशिएबल? किसी ने कहा मेरे को कि डिफरेंशिएबल है, ये है नहीं शायद। नॉट डिफरेंशियल बोला सर। फ्रेंडशिप। अच्छा नॉट बोला है ना आपने, हाँ तो नहीं मिल रहा है देखो, क्योंकि अगर आपने इसमें से बाहर निकाल भी दिया के को, है ना, बता कि एच बाई मॉड एच लिखा, तो ये जो चीज़ है 0 पर थोड़ी जाएगी जब एच और के 0 पर जा रहे हैं। अगर आपने यहाँ से एच भी बाहर निकाल दिया तो भी नहीं जाएगा 0 पर, है ना, तो वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो नॉट डिफरेंशिएबल है ये। ठीक है, तो हाँ तो क्या करते हैं, डायरेक्टली वही काम करते हैं जिसमें वो लिखना हो। हम अज्यूम करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है। अगर ये अज्यूम हमने किया है तो उस टाइम पर हमें पता चला कि जब हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स रखे तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट से पता चला कि ये cos थीटा फाई r sin थीटा साई, यहाँ पर कितना आएगा r स्क्वायर, r एक कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, तो r cos थीटा sin थीटा बाय मॉड cos थीटा। अब देखो आप यहाँ पर से ये r जो है वो बोथ साइड से, इधर से तो मैंने पहले एक कैंसिल किया था, अब बोथ साइड से r फिर से कैंसिल हो जा रहा है। तो यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो चीज है वो राइट साइड वाली जो चीज है वो 0 पर जा रही है डायरेक्टली, बट लेफ्ट साइड वाली चीज 0 पर नहीं जा रही है। यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाई दे रहा है कि इट डजंट अप्रोचेस टू 0 बट इट अप्रोचेस टू 0 व्हेन hk गोज टू 0 ठीक है, तो दैट्स वाई ये डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। तो सी पार्ट आपका इनकरेक्ट है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन पर 17 है शायद है। ठीक है, तो देखो क्या है, लेट f सच दैट r स्क्वायर टू r बी अ फंक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है f इज डिफरेंशिएबल एट 0 0 देन ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ f एग्जिस्ट एट 0 0। तो बोला जा रहा है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या सारे के सारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, यस और नो? बोलो। यस सर। ठीक है, ये क्लास में हमने किया हुआ है। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट 0 0। अब इसका भी हमारे पास एक एग्जांपल था जहां पर सारे के सारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं बट फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है, ऐसा हमने देखा था। बी पार्ट इनकरेक्ट है, ऐसा हमने क्लास में ही एग्जांपल किया हुआ है, क्लास नोट्स में आप देख सकते हो। सी पार्ट में लिखा हुआ है कि अगर सारे के सारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें तो फिर एटलीस्ट फंक्शन कंटिन्यूअस तो आ ही जाता है। क्या ये बात ट्रू है? इसके लिए कोई काउंटर एग्जांपल आपके पास है? अगर हम क्लास में जाएं तो क्लास में जो हमने एग्जांपल लिया था एक बार हम उसी को चेक कर लेते हैं। तो जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने लिखा था, हाँ तो ये वो एग्जांपल है। इस एग्जांपल का डायरेक्शनल डेरिवेटिव सारे डायरेक्शंस में एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। अच्छा, कंटिन्यूअस भी, कंटिन्यूअस ये वाला तो आ ही जाएगा, ये तो कंटिन्यूअस है। सर हाँ बोलो। सर एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फंक्शन लेंगे वो कंटिन्यूअस ही होगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा। हाँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में ऊपर,
एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक्स की बात, हाँ तो एक और एग्जांपल था ना हमारे पास यहाँ पर, रुक जाओ, दो एग्जांपल हमने किए थे। एनी डायरेक्शन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, एक तो ये हो गया, ये भी आ जाएगा, ये भी दिक्कत क्रिएट करेगा। तो हमने क्लास में तो नहीं किया है ऐसा एग्जांपल, ठीक है। तो एक बार जो बताया जा रहा है उसको हम लिख लेते हैं। तो बोला ये जा रहा है कि ये वाला फेमस एग्जांपल है जो हमने क्लास में किया था, ये एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें देखने को ऐसा लग रहा है कि आपके पास क्या है, यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स इसकी लिमिट 0 आ रही है, जबकि इसकी लिमिट 0 नहीं होती है। मैंने आपसे कहा था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में यूनिफॉर्म लिमिट आना चाहिए, उस टाइम पर हमने ये एग्जांपल लिखा था, ठीक है। देखो तो यहाँ पर कहीं पर ये लिखा हुआ था, ये तो ये एक ऐसा एग्जांपल था जो मैं आपको बोलना चाह रहा था कि यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये 0 की तरफ जा रहा है। नहीं यही वाला था वो, था तो यही, बट हाँ यहाँ से देखने में ऐसा लगता है, ठीक है, लग रहा है ऐसा। तो लगता ऐसा है कि 0 की तरफ जा रहा है, बट अगर आपको देखोगे आप तो वो यूनिफॉर्मली 0 पर नहीं जा रहा है, ऐसा हमने हल्का फुल्का कुछ प्रूफ किया था। हालांकि उसमें सारी चीज़ें करेक्ट नहीं थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें इनकरेक्टली लिखी गई हैं, बट ऐसा हमने प्रूफ किया था। तो हमने ये प्रूफ किया हुआ है, और इसे मैंने सिर्फ इसी से नहीं दिखाया था, ये मैंने पाथ की हेल्प से दिखाया था कि ये कंटिन्यूस नहीं है, यूजिंग अ पाथ, ठीक है। पता नहीं इससे पहले वाले लेक्चर में दिखाया था शायद कि यूजिंग अ पाथ इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है यहाँ पर। तो हमने देखा कि सारी लाइंस के अलोंग जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है उसमें तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट पैराबोला के अलोंग कुछ और लिमिट आ जा रही है। तो कंटिन्यूस तो ये नहीं है फ्रॉम क्लास, क्लियरली एफ इज नॉट कंटिन्यूस। तो 1.5.1 में हमने ये चीज देखी है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। तो हमने लिखा लिमिट t गोज टू 0। अब 0 पर मैं चेक कर रहा हूं तो 0 प्लस टी एच आया, 0 प्लस टी के आया, तो इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। कितना आएगा ये, नहीं ये तो सिमिलर कहानी हो जाएगी ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके आपके हिसाब से? सर मैंने कोस थीटा साइन थीटा डायरेक्शन ली थी, उसमें एग्जिस्ट कर रहे थे। वाई स्क्वायर आएगा सर डिनोमिनेटर में। हाँ यहाँ पर वाई स्क्वायर है खैर, बट टी स्क्वायर के स्क्वायर नहीं, तो ये तो वही लिमिट हो गई ना। अच्छा ठीक है, देखो जब भी मैं उसे कंटिन्यूटी के रूप में ले रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो जब भी मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं तो मेरी जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। और जब मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करता हूं तो डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। अगर आप डायरेक्शन फिक्स कर दोगे तो वो साइमल्टेनियस लिमिट ही नहीं होगी। हमने यही सीखा था कि यूनिफॉर्म वर्ड हमें क्यों यूज करना पड़ता है इन पोलर फॉर्म, कि यूनिफॉर्म लिमिट आनी चाहिए 0, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकते हो। तो यहां पर जो डायरेक्शन है आपकी वो फिक्स है। तो डायरेक्शन फिक्स होने का मतलब है कि जैसे आपने यहां पर कैंसिलेशंस किए तो यहां पर t बचा, फिर आपके पास h स्क्वायर k बचा, और डिनोमिनेटर में t स्क्वायर h प्लस के स्क्वायर आया। अगर आप अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको चेंज करते हो तो वो थीटा गिवन है आपके लिए। तो h कॉमा k आपके लिए क्या है, गिवन है डायरेक्शन। मतलब h कॉमा k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। कि जैसे ये 0,0 है
और ये h कॉमा k है, तो ये वेरी नहीं कर रहा है, ये क्या है, गिवन डायरेक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे कि फॉर अ गिवन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर hk, तो जो डायरेक्शन hk की है उस डायरेक्शन के टाइम पर मैंने देखा कि ये तो फिक्स है, अगर ये फिक्स है तो 0 इंटू दिस आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सो वी विल से डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट along all the directions। तो देखो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कंटिन्यूटी के टाइम पे तो हम बोलते हैं कि ये लिमिट जो है यूनिफॉर्मली 0 नहीं जा रही है, बट डायरेक्शनल डेरिवेटिव के टाइम पर हम बोल रहे हैं कि इसका आंसर 0 ही आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि h के यहां पर फिक्स्ड है, डायरेक्शन आपको दी जाती है, उसी के बाद आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो। तो जैसे कि जब हम बात कर रहे थे उस टाइम पर, ये 5.2 में जब हम बात कर रहे थे, तो उस टाइम पर मैंने आपको क्या बोला था, उस टाइम पर मैं यही बोल रहा था कि आपका जो थीटा है वो आपका वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर ऑल्सो, क्योंकि थीटा जो है वो फिक्स नहीं है आपका, क्योंकि ये साइमल्टेनियस लिमिट है। तो आपने देखा होगा 5.1 लेक्चर में कि स्ट्रेट लाइंस के अलोंग, क्योंकि जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइंस के अलोंग ही तो है। अच्छा एक मैंने वो भी भूल दिया वहां पर, रुक जाओ, एक टी तो मैं मिस कर गया ना इसको, हाँ ये 0 नहीं आएगा, ये टी कटेगा यहां से, ये टी थोड़ी आएगा यहां पर, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने यहां पर देखा कि स्ट्रेट लाइंस के अलोंग इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि आपने डायरेक्शन यहां पर फिक्स ली हुई थी, स्ट्रेट लाइंस है ना, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन वो टोटली एम पर बेस्ड है, तो डायरेक्शन फिक्स थी यहां पर। तो सेम यहां पर भी वही कहानी हो रही है कि आपकी यहां पर h कॉमा के फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं कि वो 0 0 की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है along all the directions। that means आज से आपको ये भी पता होना चाहिए कि even all the directional derivative exist, then also function can be discontinuous, तो भी function discontinuous हो सकता है। तो C पार्ट इनकरेक्ट हो गया। अब बोला हुआ है कि if the partial derivative del f by del x exist, नहीं सॉरी, if the partial derivative del f by del x and del f by del y exist and are continuous in the unit disk centered at 0 0, यूनिट डिस्क का मतलब है कि नेबरहुड में कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, नाम बताओ इस प्रॉपर्टी का, इसको हम कुछ नाम हमने क्लास में इसका दिया था कुछ, क्या नाम है उसका बताओ, बोलो क्या नाम था इसका, इसे कहते हैं ना सफिशिएंट कंडीशन, नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं इसको, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। हालांकि वहां पर सफिशिएंट कंडीशन में दोनों के दोनों का जो कंटिन्यूटी है वो जरूरी नहीं होती थी। किसकी जरूरी होती थी कंटिन्यूटी, क्या स्टेटमेंट थी, जरा बोलो यहाँ पर, कोई भी एक बोल दो। बाउंडेड होना चाहिए एक को, कौन होना चाहिए बाउंडेड, एनी वन ऑफ डेल एफ डेल एक्स एंड डेल एफ डेल वाई। नहीं बाउंडेड तो हमने नहीं लिखा था, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन चाहिए हमें, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी क्या थी, सर कंटिन्यूअस होना चाहिए। कौन होना चाहिए कंटिन्यूअस, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए और कोई एक भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ एग्जिस्ट करनी चाहिए और कोई एक भी कंटिन्यूअस हो, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ जरा कि अगर हम, जो तुम बाउंडेड वाली बात कह रहे हो, तो बाउंडेड वाला तो ऑटोमेटिक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फंक्शन अनबाउंडेड भी हो सकता है, क्योंकि किसी नेबरहुड ऑफ 0, 0 में फंक्शन कोई एक जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है।
तो किसी नेबरहुड पर कंटिन्यूस है, तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो बाउंडेड रहा होगा उस नेबरहुड पर। किस बेसिस पर मैं ये कहूंगा कि अगर वो कंटिन्यूस है तो बाउंडेड रहा होगा? बोलो। Because it is defined on a disk that is bounded. हाँ, डिस्क बाउंडेड है, फिर तो डिस्क बाउंडेड है तो उसकी इमेज भी बाउंडेड आएगी। इमेज क्यों बाउंडेड आएगी? अगर मैं आपको ये कहूं कि फंक्शन 0,0 के किसी नेबरहुड पर, चाहे वो डिस्क हो, उस डिस्क पर कंटिन्यूस है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उस पर फिर बाउंडेड भी होगी वो? सर क्योंकि हम कोई भी पार्ट से जाए उसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। कोई भी, अगर हम पाथ चूज करें हाँ, तो उसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, तो हम बोल सकते हैं। नहीं, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट फिर करे। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए तो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना पड़ता है। कंटिन्यूस होने के लिए यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना पड़ता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब जैसे कि कंटिन्यूस तो cos x भी है, cos x कहाँ बाउंडेड है? सॉरी, cos x बोल रहा हूँ मैं, x ले लो, x कहाँ बाउंडेड है? fx इज इक्वल टू एक्स। बोलो, कैसे कहेंगे ये बात कि बाउंडेडनेस तो कंटिन्यूटी है, तो बाउंडेडनेस तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। तो कैसे कहोगे? ऐसे कहोगे कि आपको क्या पता है कि फंक्शन पूरे के पूरे आर स्क्वायर पर डिफाइंड है। आर, और वो जो प्रॉपर्टी होती है ना कि इमेज ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन अंडर अ कॉम्पैक्ट सेट इज ऑल्सो कंटिन्यूस, एक प्रॉपर्टी ये होती है। तो अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास है, उसके बेसिस पर बता सकते हो यहाँ पर इमेज ऑफ, वो मान लो है आपके पास, भले मैंने आर स्क्वायर के लिए लिखा ही नहीं है अभी तक अलग से, इमेज ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन अंडर अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, उसके बेसिस पर बोल सकते हो। Yes, sir. ठीक है, कैसे बोलोगे बताओ? ये डिस्क जो है ये कॉम्पैक्ट तो नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं कि कॉम्पैक्ट हो। ये डिस्क के बारे में जब भी बात करते हैं तो मान लो कि ओपन ही थी वो, मान लो ये ओपन है, तब हमने एक प्रूफ किया था क्लास में कि R से R पर अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, देन इट मैप्स एवरी बाउंडेड सेट टू अ बाउंडेड सेट। ये बात कैसे प्रूफ की थी? इफ f is a function from R to R, then it maps every bounded set to a bounded set। ये बात कैसे प्रूफ की गई थी? देखो ऐसे सोचो कि मान लो ये कोई डिस्क है, तो भले ही डी कॉम्पैक्ट नहीं है, बट डी डिस्क होने की वजह से किसी ना किसी कॉम्पैक्ट सेट का सबसेट तो बन ही जाएगा ना। जैसे ये डिस्क है, इसको कंटेन करने के लिए मैंने एक कॉम्पैक्ट सेट इसके चारों तरफ बना दिया, मान लो ये रेक्टेंगल ले लिया, तो अब इस डिस्क की जो इमेज होगी वो सुपर सेट होगी, सॉरी, इस कॉम्पैक्ट सेट की जो इमेज है वो सुपर सेट होगी इस डिस्क की इमेज के। अब क्योंकि जो बड़ा सेट है उसकी इमेज बाउंडेड है, क्योंकि उसकी इमेज कॉम्पैक्ट है, देयरफॉर छोटे वाले की इमेज भी कॉम्पैक्ट है। तो मतलब नेबरहुड पर बाउंडेड वो आ जाता है ऑटोमेटिकली, अगर कंटिन्यूटी आपको दी हुई है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये याद रखना है कि कंटिन्यूटी एक ही की रिक्वायर्ड होती है, मतलब दोनों की रिक्वायर्ड होना जरूरी नहीं है। कोई इन दोनों में से कोई एक कंटिन्यूस है और दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप डायरेक्टली कह सकते हो कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0,0 पर। दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट a, b। हमने क्लास में लिखा था। ठीक है, 18th पर हम चलेंगे।
तो देखो अगेन आपके पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन की आपसे डिफरेंशियबिलिटी तो नहीं पूछी गई है, बट बाकी सब कुछ पूछ लिया कि कंटिन्यूस है या नहीं है, और पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में आपसे पूछ लिया गया। तो चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी को। नहीं, वैसे पार्शियल डेरिवेटिव ज़्यादा आसान है चेक करना, एक बार उनको चेक करके देख लेते हैं। तो आपने ए की वैल्यू कैलकुलेट की और 0 0 पर ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स आपने लिखा। ठीक है, अब देखोगे आप कि आपका एफ ऑफ 0 0 तो 0 ही है। इसको देख लेते हैं। इसको जब आप यहाँ पर प्लेस करोगे तो आएगा मॉड एच ओवर मॉड एच इंटू H4। जब आप इसको मॉड से बाहर निकालोगे तो कितना आंसर आएगा इसका? mod h square। ठीक है, तो मॉड एच स्क्वायर आएगा। अब क्योंकि वो मॉड लगाने की उसमें नीड नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर एच स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, अब मॉड एच से तो मॉड एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फाइनली कितना आ गया? एच आ गया, मतलब तो दैट मीन्स 0 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब बी के बारे में हम बात करते हैं। अगर आपका x 0 हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया सारा का सारा। तो अब ये 0 हो गया तो 0 माइनस 0 अपॉन के, तो 0 ही आ गया। तो दैट मीन्स कि दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दे आर बोथ आर इक्वल टू 0। अब बस हमें कंटिन्यूटी देख लेनी चाहिए कि कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें यूज़ करना पड़ेगा पोलर कोऑर्डिनेट्स ही यूज़ कर लेते हैं, वही थोड़ा सा सही लग रहा है। बट एक बार चेक हम करेंगे कि क्या पता उससे ना भी हो रहा हो, बट एक बार हम देखेंगे। तो जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करोगे तो पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते समय आपके पास r मॉड कॉस थीटा आएगा, r मॉड कॉस थीटा प्लस मॉड साइन थीटा अंडर रूट में r4 cos 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा r स्क्वायर। देन आप यहां से r स्क्वायर बाहर निकाल दोगे तो r स्क्वायर यहां पर निकल के आएगा एंड नीचे से कैंसिल कर देते हैं तो इतना आएगा। अब आप मुझे बताओ क्या डिनोमिनेटर इसका 0 हो सकता है? बोलो, डिनोमिनेटर 0 हो सकता है कभी? नो सर। नहीं हो सकता 0, है ना। तो ये 0 नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा और sin थीटा जो है साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते या फिर 0 की तरफ टेंड नहीं कर सकते। चाहे आप थीटा कुछ भी लो, cos थीटा जो है और साइन थीटा जो है वो साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। अब क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर ऐसा होती, ऐसे चांसेस होते कि यहाँ पर पॉजिटिव होने की बात नहीं है, तो कब कब 0 आ सकता था ये बताओ? अगर पॉजिटिव के बारे में आपको पता नहीं है तो कब 0 आ सकता है ये कि पॉजिटिव है ये नहीं पता है। मान लो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा जहां पर ये 0 आएंगे? बोलो जल्दी, कौन से क्वाड्रेंट के थीटा में 0 आएगा डिनोमिनेटर अगर मॉड्यूलस नहीं दिया है आपको? सेकंड एंड फोर्थ में। सेकंड एंड फोर्थ में।
ठीक है, थीटा इज इक्वल टू π/4 आप लेके देखोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो π/4 थीटा होगा, π/4 तो नहीं होगा बट π माइनस π/4 होगा, तो π माइनस π/4 या फिर 2π माइनस π/4, इन दोनों थीटा पर ये जीरो हो सकता था, बट क्योंकि मॉड्यूलस है तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। अब r जो है, r तो ऑटोमेटिकली जीरो पर जा रहा है, तो ये तो ऑलरेडी स्मॉल है, बहुत बहुत छोटा नंबर है ये, तो मतलब ये टोटल क्वांटिटी जो है ये बाउंडेड है। तो क्या आप कहोगे डायरेक्टली कि ये क्वांटिटी बाउंडेड है और किसी ना किसी नंबर से तो बाउंड करी जाएगी, तो दैट्स वाई इसका जो डायरेक्टली आंसर है वो जीरो आ रहा है, एंड विच इज इक्वल टू f ऑफ 0 0। सो दैट प्रूव्स कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी जो आगे वाले क्वेश्चन है उसमें से थ्योरी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो थ्योरी के बेसिस पर ही होंगे। तो कल आपका एक लेक्चर होगा, देन इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस तो करे जा सकते हैं इसमें से भी, बिना अभी जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पर, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो उसी थ्योरी के बेसिस पर है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये किया जा सकता है, ऊपर एक क्वेश्चन था वो किया जा सकता है, बट अब हमारे पास बचते हैं काफ़ी बचते हैं अभी तो। ठीक है, तो जो जो लग रहे हैं वो करने वाले वो कर सकते हो, बाकी अभी थ्योरी करनी पड़ेगी तभी जाकर बाकी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो कल आपकी लेक्चर होगा कल आपका, और कल छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, कल लेक्चर है आपका, और उस दौरान हम क्या कर लेंगे, जो हमें उसके लिए थ्योरी की रिक्वायरमेंट थी वो थ्योरी हम कवर करेंगे, और फिर जाके ये क्वेश्चंस हम कर पाएंगे परसों से। ठीक है, ऑल राइट, सो बाय।